नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ इंडिया। हम इस समय कानपुर में हैं और कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट को मथ रहे हैं। सीसामऊ विधानसभा के सीट के बारे में आपको संक्षेप में बता दें, 1974 में ये सीट अस्तित्व में आई थी। तब ये सीट सामान्य थी, जिसमें 5 बार कांग्रेस तो 3 बार बीजेपी ने इसमें जीत हासिल की। लेकिन फिर 2012 में नया परिसीमन होता है और यहाँ से जातीय समीकरण बदल जाते हैं, तो समाजवादी पार्टी का कब्जा हो जाता है। पिछले 3 बार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर आने के लिए इंतजार कर रही है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर सुरेश अवस्थी चुनाव लड़े थे और आज हमारे साथ सुरेश अवस्थी एक बार फिर साथ हैं। सुरेश जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देता हूं। सुरेश जी, ये बताइए कि 2022 में चुनाव है। आप चूंकि विधानसभा में लगातार आप भी निकलते रहते हैं और ज़मीनी तौर पर देखे जाते हैं, ऐसे में क्या मानते हैं कि यहाँ के विधायक का कामकाज कैसा रहा है आपके नज़रिए से? देखिए, यहाँ के विधायक तो उसी दिन विधायकी ख़त्म हो चुकी थी जिस दिन कांग्रेस इनसे अलग हो गई। चूँकि ये विधायक परिस्थितियों बस हैं, मृतक आश्रित हैं। इनके पिता विधायक थे तो मृतक आश्रित में ये चुनाव लड़े, उसके बाद ये विधायक हो गए। इनके अंदर विधायक वाले कोई गुण नहीं हैं। आप खुद ही शहर के अंदर विधानसभा की जो शहर की विधानसभा है, इसमें आप खुद ही देख रहे होंगे कि यहाँ चलने के लिए रोडें नहीं हैं, यहाँ किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, जगह जगह कठिनाइयाँ हैं, भ्रष्टाचार रोडों से पनप रहा है, फूल रहा है। पी रोड की एक सबसे मेन मार्केट है, उस मार्केट में 40 सालों से ये मान के चलिए कि एक लेडीज़ का शौचालय तक नहीं है। आप देखिए, आपका जरीब चौकी पे आए दिन ट्रैफिक बंद रहता है और वहाँ पर एक शौचालय है। आप जाइए यहाँ से देखिए, उस शौचालय पर जब ट्रैफिक बंद होता है तो इतनी बदबू आती है कि उसका जीर्णोद्धार नहीं हो सका। एक सुनहरी मस्जिद के पास वाली रोड है, उस रोड पे सूअर का स्थिति इतनी ख़राब है कि रोड भी ख़राब है। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर विकास अगर किसी का हुआ है तो इरफान सोलंकी की अपनी बिल्डिंगों का हुआ है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का हुआ, उनके परिवार का हुआ है। और बाकी जनता आज की डेट में पूरी तरीके से इनको हटाना चाहती है। पिछली बार परिस्थितियों बस कांग्रेस से समझौते के कारण ये चुनाव जीते थे, नहीं तो पिछली बार ही जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया था। और मुझे विश्वास है कि मैं जिस तरीके से पार्टी की नीतियों को लेकर, मोदी जी की और योगी जी की नीतियों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता का आशीर्वाद मुझे इतना मिल रहा है कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मतदान का दिन आए और कब इरफान सोलंकी से मुझे मुक्ति मिले। ये जो सीसामऊ विधानसभा सीट है, यहाँ पर 70% मुस्लिम बाहुल है, मुस्लिमों की आबादी है। ऐसे में बीजेपी यहाँ पर किस तौर पर अपनी जीत के लिए सोच सकती है? चूँकि कहा यह जाता है, आमतौर पर माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो बीजेपी से दूर रहता है। देखिए, ये कभी पहले हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पर काम किया है और हमारी जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोगों ने बिना भेदभाव के हमने आम जनता तक पहुंचाया है। क्योंकि गरीबी अगर हिंदुओं में है तो उससे कम गरीबी मुसलमानों में नहीं है। अब मुसलमान भी यहाँ का जागरूक हो चुका है कि जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार उनके घर में जो अन्न योजना फ्री राशन दे रही है और उनके सब तरीके से, अब तो जिस तरीके से उन्होंने 1 किलो नमक है, 1 किलो रिफाइन है, चना है और भी तमाम चीज़ें जा रही हैं, जिस तरीके से पेंशन उनको सबको दी जा रही है, जिस तरीके से उनके पास आपका स्वास्थ्य बीमा वाला है, सारी सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना है, जा रही है, बिना भेदभाव के जा रही है। तो उनके भी मन में एक बात ये आने लगी है, 5 साल की सरकार में जिस तरीके से मुस्लिमों के यहाँ जो भ्रष्टाचार था, गुंडाराज था, वहाँ की बहन बेटियाँ नहीं निकल पाती थीं, चौराहे पर बदमाश कट्टा लगाकर खड़े होते थे। लेकिन योगी जी की सरकार में आज मुस्लिम की बहन बेटियाँ भी सुरक्षित हैं और मुस्लिम भी अपने आप को अपराधियों से सुरक्षित मानता है। मैं जगह जगह पर जाता रहता हूँ, मैं उनके सबके बीच में संवाद करता रहता हूँ और उनके मन में एक विषय है कि अब की बार हमें विकास के नाम पर वोट करना है। लेकिन इरफान सोलंकी 3 बार से विधायक हैं। आप कह रहे हैं कि वो लक बाई चांस से वो विधायक बने हैं। तो आपकी तरफ मुस्लिम आबादी क्यों डाइवर्ट होगी? क्योंकि
कई बार ऐसे बयान आते हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को बीजेपी से दूर करते हैं, और वो खास तौर पर आपके लिए, चूंकि आप इस सीट से विधायक बनना चाहते हैं, तो आपको भी असहज की स्थिति का सामना करना पड़ता होगा। ऐसे में वो कौन से मुद्दे हैं जिस कारण मुस्लिम समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी या सुरेश अवस्थी को वोट करेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि यहाँ का भारत का जो मुसलमान है, भारत का मुसलमान अब अखिलेश की और ओवैसी की बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि उनको लगने लगा है कि ये इतने समय तक ये सारे लोग वोट की राजनीति करके हमारे मुस्लिम समाज को सिर्फ तोड़ना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिना भेदभाव के जो योजनाएं चलाई गई हैं, उससे वो प्रभावित हैं। और उनके उनके मन में एक बात है कि हमें सुशासन चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। आज लड़कियां रात में 9 बजे भी सुकून से घर से बाहर जा सकती हैं। आज ऐसा राशन मिल रहा है जिस राशन से घर में आसानी से घर चल रहा है। आज ऐसा सुशासन है कि आज कोई माफिया दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आदमी विकास के नाम पर हम वोट मांगते हैं, और मुझे मालूम है कि अब की बार जो केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं से हमें पूर्ण विश्वास है कि अल्पसंख्यक समुदाय एग्रेसिव होकर वोट नहीं करेगा। पहले क्या होता था, यही इरफान सोलंकी, मैं खुलेआम कहना हूँ, आपके चैनल पर जाता हूँ, वो मुस्लिम के बीच में जाते थे कि अगर बीजेपी जीत जाएगी तो तुम्हारे आंसू तौन पोथेगा, ऐसे डायलॉग कहते थे। लेकिन अब की बार उनका ये डायलॉग भी काम करने वाला नहीं है। तो इस बार उनका डायलॉग काम करने वाला नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि चूंकि अभी सीएनआरसी हुआ, सीसामऊ विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पर तमाम तरीके के आंदोलन भी हुए और एक दंगा भी हुआ जिसमें युवक की एक मौत भी हुई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यदि आप पर दांव लगाती है, तो क्या आप ये बात समझाने में सफल रहेंगे कि दरअसल पार्टी नहीं प्रत्याशी देखिए? और क्या सुरेश अवस्थी एक बतौर प्रत्याशी के तौर पर मुस्लिम आबादी में अपनी पैठ मजबूत कर चुके हैं? देखिए, हम आपको फिर बता दें, मेरी पार्टी अपने एजेंडे पर वर्किंग करती है। हमें मालूम है कि हम लोगों ने कभी किसी समुदाय को देश से बाहर निकलने की बात नहीं की, और ना ही हमारे देश के गृह मंत्री जी ने किया। लेकिन मैं खुलेआम कहता हूँ, जो दूसरे देश से घुसपैठिया के रूप में आया है, उसको देश से बाहर जाना होगा। इस बात को लेकर हमारी पार्टी बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। लेकिन स्थितियाँ ये हैं कि यहाँ के कुछ लोगों ने भारतीय मुसलमानों का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो घुसपैठिया है, मैं उसको कहता हूँ कि जिस देश से आए हो उस देश में तुम्हें जाना चाहिए। तो अगर जिस भारत के मुसलमानों को जब हम सब लोगों ने सब चीज़ें एनआरसी के संबंध में बताने की कोशिश की, तो उनको लगा कि बात तो सही है। भाई, देश का बंटवारा आप भी जानते हैं। आप जाके उसमें संविधान में देखिए कि देश की आज़ादी के टाइम पर जो समझौता हुआ था, उन देश संविधान से चलता है, उस संविधान के आधार पर हम चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ मुसलमानों के वोट पर राजनीति करना चाहते हैं, उनके बीच में हम सब लोगों को गलतफहमियां दूर होती रहीं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के अन्य समुदाय के लोगों को कि भारत में जो भी निर्णय हुए, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, उस पर किसी भी दूसरे समुदाय के लोगों ने भारत की सड़कों पर कहीं पर भी विरोध प्रदर्शित नहीं किया। इस बात का संदेश है कि वो सारे के सारे लोग अब भारतीय सभ्यता को, भारतीय परिवेश में अपने आप को सम्मिलित करना चाहते हैं। अभी अखिलेश यादव ने, अभी नरेंद्र मोदी ने पहले बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी, योगी जो है उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी। तो उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने इसमें तंज कसा, उन्होंने कहा कि ये उपयोगी नहीं है, ये अनुपयोगी है उत्तर प्रदेश के लिए, ये ढोंगी एक योगी है। इसको किस तौर पर आप देखते हैं? देखिए, अखिलेश बाबू क्या बात करेंगे यार। अखिलेश बाबू का तो पूरा का पूरा कुलबा ही गुंडा राज में बसा हुआ। अब उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है कि जो उनके माफिया थे, जो उनके गुंडे थे, आज की डेट में वो जेलों में हैं। और जो गुंडाई कर रहा है, उसको योगी सरकार डंडा लेके, बुलडोजर लेके काम कर रही है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में सुशासन है, आज बेटियां हमारी सुरक्षित हैं, आज हमारे घर के व्यापारी सुरक्षित हैं, आज नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है। आज जिस तरीके से आज हमने केंद्र की सरकार को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है, कोरोना जैसी महामारी में, अगर मोदी जी की और योगी जी की सरकार नहीं होती, तो आज हमें लगता है कि हम कहाँ पर खड़े होते। रूह सोच के भी रूह हमारी कांप जाती। इन सब की परिकल्पना है, ये परिवारवाद पे काम करने वाली पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानव दर्शन पर काम करने वाली है। अच्छा, ये बताइए, एक प्रश्न
अभी विधानसभा में सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा गया कि किसी भी कोरोना काल का आपने चूंकि जिक्र किया है, कोरोना काल में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। क्या बतौर नेता, बतौर एक इंसान आप ये मानते हैं कि सरकार द्वारा दिया गया ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। जितने कम समय में देश के प्रधानमंत्री जी ने देश विश्व के 70 देशों से ज़्यादा देशों से जिस तरीके से ऑक्सीजन आई, उस तरीके से हमने 3 दिन के अंदर सारी चीज़ों को हैंडओवर कर लिया। ये ज़रूर है, उस ट्रेजेडी में हम सब लोगों ने सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हम लोगों को कमी महसूस हुई। अखिलेश बाबू तो ट्विटर पे पार्टी चलाते रहे। आज हमारे कानपुर में ही ले लीजिए, हमारे इतने नेता लोग शहीद हुए, हमारे संगठन मंत्री खत्म हो गए, हमारे कई 2-2 मिनिस्टर कमल रानी वरुण खत्म हो गई, हमारे हनुमान मिश्रा खत्म हो गए, हमारे न जाने श्याम बिहारी मिश्रा जी खत्म हो गए। और समाजवादी पार्टी या अन्य किसी नेता रोड पे नहीं निकले, समाज की सेवा के लिए नहीं निकले। तो खोया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को, चूँकि हम सब लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, हम लोग समाज में सेवा के लिए जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसी एजेंडे पे काम करती है। तो इसलिए अगर कष्ट हुआ है तो सबसे ज़्यादा कष्ट तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ, लेकिन हम लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद हम सब लोगों ने आपने देखा कितनी जल्दी सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए देश को सामान्य दिशा में लाने का काम किया है। लेकिन ऑक्सीजन में आपने देखा होगा, यदि आप सड़कों पर निकलने का जिक्र कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी से लोग वाकई में, हैलट आप जाइए जो यहाँ शहर के अस्पताल हैं, वहाँ पर लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वहाँ पर कतारें लगी हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था। ऐसे में सरकार का ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, ये कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाने वाली बात है। और चूंकि योगी सरकार पर आंकड़े छिपाने के आरोप लगे हैं, चाहे वो तमाम घाटों पर हो जहाँ जब बारिश होती है तो दफन जो लाशें होती हैं वो उतराने लगती हैं या गंगा नदी में उतराने लगती हैं, तो ऐसे में ये बयान क्या वाकई सरकार की आंकड़े छुपाने वाली स्थिति को दर्शाता है? देखिए, ये सब चीज़ें जो विपक्ष अगर करेगा, क्या विपक्ष को ट्विटर पे पार्टी चलानी है, तो अब उनके लिए तो ये सब चीज़ें, लेकिन जो वास्तव में जिस तरीके से मैं धन्यवाद देता हूँ अपने योगी आदित्यनाथ जी का, आपने भी देखा, आपके चैनल पे भी चला होगा कि उनके सूबे के मुख्यमंत्री के पिता का देहांत होता है और वो अपने पिता की अर्थी में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता का अगर मैं यहाँ से चला गया तो कोई भी घटना घट सकती है। ऐसे संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर हमें तो आश्चर्य होता है कि ये सारे लोग जो जो बिल्कुल सार्थक चीज़ों पर भी मुख्यमंत्री का मनोबल नहीं बढ़ा रहे हैं। जो घटनाएं मानो आज जो भी दुखद हुई हैं, मेरी पार्टी ने उस चीज़ को संवेदनाएं मानी और उनके लिए, उनके परिवार में जो लोग अनाथ हुए हैं उनकी हमने योजनाएं बनाई हैं। उनके लोगों को, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, उनके बच्चों को आगे की योजनाओं में उनके घर में हम पेंशन दे रहे हैं। और ये बात सच है कि जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम किया है, उतना किसी भी दल के लोगों ने रोड के ऊपर नहीं पड़े हैं। 2022 में आप क्या लेकर जाएंगे? विकास का मुद्दा लेकर जाएंगे या राम मंदिर और अयोध्या के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, विकास हमारा प्राथमिकता है और हम लोगों ने जिस तरीके से विपक्ष हमसे कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, विपक्ष कहता था तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने तारीख भी बता दी और राम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया है। वो हमारा एजेंडा कभी नहीं रहा, आस्था का केंद्र रहा है और हमारा एजेंडा तो विकास का है। जिस तरीके से योगी जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो विकास दिया है, सुशासन दिया है, प्रधानमंत्री जी ने 7 साल के अपने कार्यकाल में जो चीज़ें दे दी हैं, वो इससे पहले देश की आज़ादी में अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, हम लोगों ने नहीं कि इतना भी देश बदल सकता है। तो ये थे हमारे साथ सुरेश अवस्थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 में हम सीसामऊ विधानसभा में विधायक की नाकामियों को उजागर करेंगे, साथ ही अपनी योगी सरकार के कामों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। हम फिर मिलेंगे किसी खास व्यक्ति के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।